हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लीग। थर्ड पार्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट आज ये समाप्त हो जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। दोनों पार्ट के अंदर आपने सीखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिटेल्स क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके बाकी की जो थोड़ी मोटी डिटेल्स है जो एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, पढ़ लिया हमने। इसके अलावा लास्ट पार्ट में आज हमको पढ़ना है बेसिकली कि टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब भी डेफिसिट आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब भी डेफिसिट आता है, वो चाहे बैलेंस ऑफ ट्रेड के केस में हो या फिर वो करंट अकाउंट के केस में हो या कैपिटल अकाउंट के केस में, कोई मिला जुला के मैं कह रहा हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब डेफिसिट आ रहा है तो उस डेफिसिट को हम कवर कैसे करते हैं और उसके लिए कौन सी एक्टिविटी या कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप भी बताने वाला हूँ, तो आपको इकोनॉमिक्स के ध्यान में रख के मैं बताने वाला हूँ। सो वीडियो एंड तक देखना, आपके फायदे की है। वीडियो को चाहो तो स्विच करके थोड़ी स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो शुरू करते हैं। मेरा नाम नमोदुबे है, आप मुझे जानते हैं। जो नहीं जानते हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, सो दैट एनी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और उस कंटेंट में आप सबसे पहले एंजॉय और लाभ उठा पाओ। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आपको बताऊंगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो बेसिकली हमने सब पढ़ लिया। हमने ये पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट्स के दो कंपोनेंट हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब हम कैपिटल अकाउंट पढ़ रहे थे उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि इन्वेस्टमेंट एक वर्ड हो जिसको या तो हमारे देश का कोई रेजिडेंट, या मैं सिविलियन कह दूंगा या रेजिडेंट कहना ठीक रहेगा, चलो। इन्वेस्टमेंट हमारे देश का व्यक्ति भी दूसरे देश में करता है, दूसरे देश का व्यक्ति भी हमारे देश में करता है। तो इन्वेस्टमेंट जब हम कर रहे हैं टू अब्रॉड, जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर जब हम इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, उन दोनों के विषय में मैं आपको बेसिकली मैं आपको समझा चुका था। ज़्यादा कहाँ जहाँ नहीं है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज बताने का मन किया तो मैंने कहा चलो आपकी नॉलेज बढ़ेगी जिसमें क्या हो रही है, ठीक है। सो जब आप इन्वेस्टमेंट अब्रॉड में करते हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेबिट साइड में आता है, क्योंकि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके यहाँ से रिजर्व, जो आपकी करेंसी का रिजर्व करेंसी जा रही है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो लगभग भाव है वो यही है कि अगर रिजर्व करेंसी आ रही है दूसरे देश से तो क्रेडिट में साइड में जाएगी और हम दे रहे हैं अगर तो डेबिट साइड में जाएगी। क्लियर है। सो आप यहाँ से देखो, इन्वेस्टमेंट जब अब्रॉड में जाएगी या इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी। इन्वेस्टमेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कितने होते हैं आपके भाई? इन्वेस्टमेंट टाइप के होते हैं। अच्छा सर बताइए कौन कौन से होते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला होता है FDI, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, न्यूज में तो चलता ही रहता है। दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। पोर्टफोलियो का एक और नाम है, इसका नाम है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII। बेसिक डिफरेंस क्या है? FDI का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जब हम भारत का कोई व्यक्ति या किसी भी देश का कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाके इन्वेस्टमेंट करता है, और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करता है? सपोज हम उस देश के एसेट्स को जाकर खरीदते हैं, परचेज ऑफ एन एसेट। जब उस देश के एसेट्स को हम खरीदते हैं तो डायरेक्ट कंट्रोल आ जाता है उस एसेट के ऊपर हमारा। मतलब एग्जाम्पल को बात मान लो कि मैं अमेरिका गया, मैंने अमेरिका में जाके कोई लैंड या कोई बिल्डिंग खरीदनी, तो उस एसेट पे मेरा डायरेक्ट कंट्रोल आ जाएगा। जैसा चाहूंगा वैसा उसके साथ मैं डिसीजन ले सकता हूँ, करेक्ट है। उस प्रकार उस इन्वेस्टमेंट को हम SBI के कैटेगरी में डालते हैं। दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर मतलब दूसरे देश में जाना है, दूसरे देश से एसेट्स को भी खरीदना है, पर जैसे यहाँ डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाता है एसेट के ऊपर, यहाँ डायरेक्ट कंट्रोल नहीं मिलता। तो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं मिलता, ऐसे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सबसे पहला एग्जाम्पल आपको, जैसे यहाँ पे तो लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है। मैं तो एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ गया तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से बना सकते हो, प्लांट वगैरह, मशीनरी वगैरह। दूसरा, अगर आप ये लो, मान लो कि आपने शेयर्स को सब्सक्राइब किया, इशू किया था शेयर्स को, 2 बार क्यों लिख दिया भाई, चलो। शेयर्स को आपने परचेज किया, तो जिस भी देश के, जिस भी कंपनी के एसेट्स को आप परचेज करोगे, आपको पता है एसेट शेयर्स को परचेज करने के बाद पूरी तरह से उस कंपनी के एसेट पे और शेयर्स पे आपको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। शेयर्स को तो खरीद बेच सकते हो, दिक्कत नहीं, लेकिन कंपनी के एसेट पे या देश के एसेट्स पे आपका कोई कंट्रोल डायरेक्टली नहीं होता। इसलिए इसका नाम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। तो ये थोड़ा सा जरूरी था तो बता दिया, एग्जाम में आता है। दूसरी बात ये कि अगर
बैलेंस ऑफ पेमेंट को ओवर, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर मैं ओवरऑल आपको कहना चाहूँ तो इसको दो कैटेगरी में मैं कह सकता हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे डेबिट साइड में करते हो चाहे क्रेडिट साइड, मतलब चाहे इस तरफ है उस तरफ, उसके मैं दो डिवाइड में मतलब दो भागों में डिवाइड कर सकता हूं। तो एक का नाम होता है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, ठीक हो गया। दूसरा होता है बेटा एकोमोडेटिव आई होप पूरा साफ क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। सो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, अभी जो अब तक की पूरी वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि सेकंड टू फर्स्ट पार्ट में उनको ये सारी चीजें बताई गई, पर इस रूप में उसको बताने का आज मौका मिला हूं। सो ऑटोनॉमस का नाम क्या है? ऑटोनॉमस, इसका नाम ही अपने आप में इसका काम बताता है। मतलब ये वो ट्रांजैक्शन है जो जानबूझकर की जा रही है, जानबूझकर। एग्जाम्पल, हम जब सामान को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं किसी मर्चेंडाइज को, किसी सामान को, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन ही है वो। पर रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं भाई करेंट अकाउंट में। और ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस को हम कैपिटल अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैपिटल अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते हैं। पर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे सपोज करो कि आपने लोन लिया, आपने लोन लिया, बोरो किया और आपने अब उसकी रीपेमेंट की, तो दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शंस को हम कौन सा ट्रांजैक्शंस कहेंगे? जो जानबूझकर किया जा रहा है, इंडिपेंडेंट है, किसी के डिपेंड पे नहीं है कि ये हो रहा है तो मैं कर रहा हूँ। ऑटोनॉमस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये होना ही होना है। ये करंट अकाउंट में भी रिकॉर्ड होता है और कैपिटल अकाउंट में भी रिकॉर्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं। एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन थोड़ी अलग चीज है। वो ये कहती है भाई कि अगर ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन में कोई भी सरप्लस हो जाता है या उसको डेफिसिट हो जाता है, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर कोई सरप्लस हो जाता है या कोई डेफिसिट हो जाता है, उस बेसिकली उससे डिपेंड होकर मैं जो ट्रांजैक्शंस करूंगा वो मेरा एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन बनेगा। एक सब तो समझना चाहते हो? समझो। जैसे यहाँ पे आपने बोरोइंग और रीपेमेंट की, तो बोरोइंग और रीपेमेंट जैसी चीजें सिर्फ और सिर्फ मतलब ये यहाँ भी रिकॉर्ड हो रही है और ये वहां भी रिकॉर्ड हो रही है। मतलब एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस में इसको हम एडजस्ट करेंगे। एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस का बेसिक मतलब ये होता है कि जो भी सरप्लस या डेफिसिट इसके अंदर आए उसको बेसिकली हम लोग कवर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस को करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये कहना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं उसको हम एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और इसीलिए ये इंडिपेंडेंट ना होते हुए, जैसे इंडिपेंडेंट है अपने हिसाब से करती है, ये डिपेंडेंट कहते हैं। ये मतलब अपने आप नहीं होती जब तक ये वाला ट्रांजैक्शन नहीं होगा अकोमोडेटिंग कभी भी नहीं होगा। नाम ही अकोमोडेटिंग है, कौन से एडजस्ट करना। तीसरी बात और बताता हूँ, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन क्या है ब्रॉडली। जब हम डिपेंडेंट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि सरप्लस आया हुआ है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, मान लो सरप्लस आया हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन क्या करेगी? उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी सर? एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब उसको एंजॉय कर लेगी, अपने पास रख लेगी ऑफिशियल रिजर्व के रूप में, सरप्लस को अपने पास रखेगी। उस सरप्लस का इस्तेमाल हो सकता है कि करंट अकाउंट में जो डेफिसिट आया हुआ है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसकी डेफिसिट को यहाँ से कवर कर दिया जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि सरप्लस नहीं आया, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला नुकसान में चल रहा भाई, डेफिसिट आ गया, तो डेफिसिट को यहाँ पर क्या किया जाएगा? बताओ क्या किया जाएगा? डेफिसिट को यहाँ पर एब्जॉर्ब तो नहीं कर सकते, एक बार कह सकते हैं उसको कि यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। क्या बोला जी? एडजस्ट किया जाएगा। सो डेफिसिट अगर हो गया तो एडजस्ट करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस होंगी दैट इज अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। एम आई राइट? क्लियर? फैंटास्टिक। चलिए अब इसके बाद एक और चीज बतानी है कि ये जो डेफिसिट एब्जॉर्ब करता है तो वो कौन कौन से सोर्स हैं जहां से वो पैसा मार्केट से उठाया जाता है ताकि डेफिसिट जो भी नुकसान आया है उसकी भरपाई की जा सके। सो पहला जो ऑप्शन होता है वो दूसरे देश से आप बॉन्ड या दूसरे इंस्टीट्यूट से आप, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आप लोन ले लो, वर्ल्ड बैंक से आप लोन ले लो,
फॉरेन करेंसी से, जहाँ पे फॉरेन करेंसी आपकी एक्सचेंज होती है, उनके साथ कुछ गेम कर लो जो आप फॉरेन एक्सचेंज के चक्कर में पढ़ने के वाले हो। वहाँ पे आप मतलब 2 से 3 ऐसे सोर्स हैं जिन सोर्स से आप डेफिसिट को कवर कर सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ताकि बैलेंस जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो मेंटेन रहे। और मेंटेन नहीं रहेगा तो बहुत फ्लक्चुएशन अगर होगी तो या तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी या फिर डिमांड एकदम से घट जाएगी। तो दोनों ही सूरतों में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ना मुसीबत का सामना करना पड़ता है, न सिर्फ देश की सरकार को बल्कि पब्लिक को करना पड़ता है। पब्लिक से पता ही है आपको कितने % लोग इसको झेलने की शक्ति रखते हैं। 10% 20% आ दीजिए जो अच्छे लोग हैं, जिनके पैसे हैं अच्छे, मतलब पैसों के मामले में। जो बाकी है उनके पास इतने पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, वो एडजस्ट नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगर किस देश की सरकार को मान लो लगता है कि भाई हमने ना बहुत सारा डेफिसिट झेल लिया और हम क्या करें, तो फिर अपना जो ऑफिशियल रिजर्व होता है हमारे पास, जो करेंसी का रिजर्व है, हम उसको बेचते हैं। हम उसको गोल्ड को बेच सकते हैं जो हमारे पास पड़ा हुआ है, या उनके गोल्ड को खरीद सकते हैं। दोनों ही केस ऑप्शन ओपन रहते हैं देश की सरकार के पास। और देश की सरकार का मतलब है देश की सरकार ये सब अकेले नहीं करे। जैसा देखो क्या होता है कि जब भी कोई डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है, उस डेफिसिट को नुकसान जब होता है, उस डेफिसिट को उनको जब एडजस्ट करना होता है, तो उसी को हम कहते हैं फाइनेंसिंग द डेफिसिट को फाइनेंसिंग करनी है। वो सोर्स कहाँ से, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो या तो दूसरे देश से आप बोरोविंग्स कर लीजिए, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा उठा लीजिए, वर्ल्ड बैंक से पैसा उठा लीजिए, या फिर आपकी जो फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज है डोमेस्टिक करेंसी के मुकाबले, उसको आप अपने नीचे, मतलब उसको नीचे लाने की कोशिश। नीचे मतलब क्या होता है, जैसे आपकी इकोनॉमी में करेंसी आपकी बहुत कमजोर है, तो आपको जो भी सामान खरीदना पड़ रहा होगा इंटरनेशनल लेवल में, इंटरनेशनल कंट्री से, वो यहाँ ऑर्डर होगा। तो इसके लिए आप अपने गोल्ड का रिजर्व बना के रखिए, ऑफिशियल रिजर्व जिसको कहते हैं। गोल्ड को बेच सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं, फॉरेन करेंसी को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये वो सारे टूल है जिस टूल की मदद से हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को फाइनेंस करने की कोशिश करते हैं। और ये सारे ट्रांजेक्शन एकोमोडेटेड ट्रांजेक्शन के अंदर ही कवर होते हैं। तो यहाँ की वीडियो हमें समाप्त हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो। अपने दोस्तों के साथ, भाईचारे में सबको ये वीडियो शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों बात के लिंक है, उसे भी शेयर कीजिए। वीडियो पे अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिए। जो भी जैसे भी कमेंट है बस कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके साथ एंगेजमेंट बढ़ा सकूँ, आपके साथ जुड़ सकूँ, ना सिर्फ टीचिंग के माध्यम से बट कमेंट्स के माध्यम से भी मैं आपकी बातें जान सकूँ, आपका ओपिनियन जान सकूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक टिप देता हूँ आपको, इकोनॉमिक्स की तैयारी करते हैं कि जब भी आप कोई पार्ट देखें कॉमर्स लिंक के चैनल पे, जब भी आप कोई पार्ट देखें तो उस पार्ट को देखने के साथ ही उसी वक्त उसके जो भी किताब आपके पास पढ़ी हो उसके पीछे के क्वेश्चंस लगाइए। लिख के नहीं करने, रीड करके करेंगे। उसके बाद जब पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया, 3 पार्ट हो गए, तीनों पार्ट आपने समाप्त कर दिया, उस तीनों पार्ट के बाद आपको ये करना है, अपने पीछे के आंसर जाना है या सीपीएससी के पिछले वाले क्वेश्चंस पे जाना है, लास्ट ईयर प्रीवियस पे, उसको लिख के करना है। तो अगर आपने ये 2 चीज़ें फॉलो कर ली तो मेरी आप यकीन जानिए आपको इकोनॉमिक्स में अक्सर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, यही मैं अपने जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यूनिक क्लासेस पे, उन्हें भी मैं ये चीज़ फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जहाँ से भी देख रहे हैं आपको उसका फ़ायदा जरूर होगा। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलता हूँ कल किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ, किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। मिलता हूँ कल। जय श्री राम, जय हिंद।